हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण प्रविधियों के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमारे शिक्षण कौशल की एक सीरीज चल रही है और मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है शिक्षण कौशल के नाम से, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। उसमें 11 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शिक्षण के सूत्रों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण की प्रविधियां कि शिक्षण की प्रविधियां क्या होती है। सभी लोगों ने, आप लोगों ने बीटीसी में पढ़ा होगा। देखो, जो प्रविधियां होती हैं एक्चुअली आपने अपने ड्यूरिंग स्कूल टाइम में आपने ऑब्जर्व किया होगा या कॉलेज टाइम में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कुछ फेवरेट टीचर्स रहे होंगे जिससे कि उनकी ऐसी विधि हुआ करती थी जिससे आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाता था। ठीक है, तो ये जो विधियां थी वो जिन विधियों से आपको पढ़ाते थे, जिन विधियों से आपको समझाते थे, वही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण प्रविधियां कहलाती है। अब यहाँ पे कई प्रविधियां आपको दिख रही होंगी। देखो, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि है, विवरण प्रविधि है, वर्णन है, इसके अलावा व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण व अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो इस तरीके की आपकी प्रविधियां हैं, इनका आप बच्चों को पढ़ाते समय इनका प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए छोटा मोटा हम जान लेते हैं कि क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि की। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या है? जब तो प्रश्नोत्तर प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिससे व्यक्ति के अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बच्चों से बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित नए प्रयोग और आविष्कारों से ज्ञान को समृद्ध किया है। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। तो यहाँ पे तो प्रश्न, इस प्रविधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सुकरात को इसका जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से? निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 3 सोपान बताइए, तो निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। अब प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व क्या है कि इससे आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है, रुचि एवं एकाग्रता बनी रहती है। चिंतन के लिए आपको प्रॉपर समय मिल पाता है। पाठ विस्तार आपको आसानी से समझ में आ जाता है। समस्या समाधान की क्षमता डेवलप होती है। शिक्षण का आप मूल्यांकन कर सकते हो। नवीन ज्ञान से संबंधीकरण, जो भी नया पढ़ाने जा रहे हो आप उससे उनके पूर्व ज्ञान से संबंध कर सकते हो। सक्रियता एक तरीके से बनी रहती है। कक्षा में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। प्रश्न किस तरीके से होने चाहिए? प्रश्न आपके सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल होने चाहिए। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। देखो, सारे बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे विवरण विधि की। विवरण विधि को इसको हम कथन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें ये एक ऐसी विधि है जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। कथन मतलब, कहने का मतलब कोई भी चीज बोल दो, आप विवरण कर दो उसका। कथन का मतलब होता ही क्या है? विवरण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। देखो, यही चीजें तो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, आपको किसी ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना है, तो आप क्या करोगे? आप कुतुब मीनार के बारे में बता रहे हो, तो आप मुंह से बोल के ही बताओगे, उसका विवरण दोगे कि इसमें ये चीज है। ठीक है, बुलंद दरवाजा के बारे में बता रहे हो, ताजमहल के बारे में बता रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप उनको कथनों के माध्यम से, यानी विवरण के माध्यम से बच्चों को बताओगे कि ये किसने बनवाया था, कहां पर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये देख लो, विवरण विधि से शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये मुझे लगता नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है वर्णन विधि। ठीक है, वर्णन विधि में क्या होता है? इसमें विषय वस्तु का विस्तार से विवरण करते हैं। एक तो विवरण होता है, विवरण विधि जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें मेन चीजें जो होती है, जैसे हमें ताजमहल के बारे में बताना है, तो ताजमहल के बारे में हम इतना बता देंगे कि ये कहां पर स्थित है, किसने बनवाया था और ये किस लिए प्रसिद्ध है। अगर हम वर्णन विधि के बारे में बात करें, तो वर्णन विधि में हम ताजमहल को और विस्तार से बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज है, ये किससे बना हुआ है, मतलब उसके अंदर की जानकारी, उस विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन करेंगे।
ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए पेड़ पढ़ाना है, ठीक है, पेड़ पौधे पढ़ाने, तो हमने पेड़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को हमने ये बता दिया कि पेड़ों में ये तना है, ये जड़ है, ये फल है, ये फूल है, इस तरीके से बच्चों को बता दिया, तो ये हो गया आपका विवरण। लेकिन अगर हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि तने का काम क्या होता है, जड़ों का काम क्या होता है, फल कैसे आता है, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी वर्णन विधि, जिसमें हम विषय वस्तु को क्या करेंगे, विस्तार से कथन करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है, छात्रों को पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। और ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसके प्रस्तुत करने के कुछ 3 तरीके हैं, या तो आप चित्र और मॉडलों का प्रयोग कर सकते हो, बच्चों को भ्रमण कराने के लिए आ सकते हो, और एक करके या प्रयोग द्वारा बच्चों को दिखा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो स्वरूप होता है वो संश्लेषणात्मक होता है। संश्लेषणात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, जो भी चीज बताता हूं ना उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या है? व्याख्या विधि का मतलब विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना। विषय वस्तु का गहन ढंग से क्या करना? विश्लेषण करना ही व्याख्या कहलाता है। तो इस विधि का प्रयोग हम जटिल विषयों को समझाने के लिए या उच्च स्तर पर करते हैं। जैसे आपको समास को समझाना हो तो क्या कहोगे आप? समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। सम का अर्थ क्या होता है? समीप, और अस का अर्थ होता है बैठना। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? उसका विश्लेषण कर रहे हो। जैसे समास है, समास को आपने तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, विश्लेषण करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? समास को क्या किया? समास को हमने 2 भागों में बांट दिया, सम प्लस अस। तो यहाँ हम इसका विश्लेषण ही तो कर रहे हैं। तो ये चीज हो गया। इस विधि में, व्याख्या विधि में, हम मुख्य रूप से विश्लेषण करते हैं। ठीक है, यानी गहन अध्ययन, उसके अंदर जाकर के अध्ययन करते हैं। देखिए, अगली जो विधि है वो है आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि। तो ये क्या होता है? देखो, किसी विषय, वस्तु या घटना को अच्छी तरह समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को हम उद्घाटन विधि भी कहते हैं। देखो, आपसे प्रश्न ये पूछेगा ना, तो यही यहां से पूछेगा, इन्हीं से प्रश्न पूछ सकता है कि किस विधि को उद्घाटन विधि कहा जाता है, तो स्पष्टीकरण विधि को कहा जाता है। तो बात तो देखो, ये क्या होती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो चीजें छोटी छोटी चीजें छिपी हुई है, जैसे यहाँ पे उद्घाटन विधि छिपी हुई है, तो इससे प्रश्न बन सकता है। बाकी तो आपको पता ही होगा ही कि स्पष्टीकरण प्रविधि होती क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर हमें सौर मंडल को पढ़ाना हो तो सौर मंडल का अर्थ उन ग्रह तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा कि वे किस क्रम में हैं, कहां पर हैं, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। तो इस तरीके से हमें स्पष्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है वो है कहानी कथन प्रविधि। कहानी कथन, इसमें बच्चों को हम कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है? इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है, क्योंकि बच्चे ना कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जिज्ञासा भी बनी रहती है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ उसका महत्व क्या है? एकाग्रता इससे डेवलप होती है बच्चों में, कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों में, अधिगम की तीव्रता बनी रहती है। तो ये सब चीजें इसके लाभ हैं इस विधि के, कहानी कथन प्रविधि का। इसका उपयोग आप कर सकते हो। अगला है निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। तो ये क्या है? देखो, अगर आप किसी चीज को देखते हो ना, देखी हुई घटना या वस्तु भूलती नहीं है। ठीक है, जैसे आप मूवी वगैरह देख के आते हो तो काफी टाइम तक आप इन सब चीजों को भूलते नहीं हो। तो इसी तरीके से अगर हम किसी चीज को निरीक्षण और अवलोकन करके कोई चीज सीखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, अगर छात्र शिक्षण करते समय यदि छात्रों को जो पाठ्य वस्तु में शामिल वस्तु घटनाओं के अवलोकन और निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम क्या होता है? प्रभावशाली होता है। तो वास्तव में किसी वस्तु, स्थान, कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना। सभी विषयों में, विशेषकर विज्ञान, कृषि, समाज विज्ञान के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि भाई विज्ञान में भी आप अवलोकन करके, कृषि और सामाजिक विज्ञान में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप अवलोकन करके अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगली जो विधि है वो आपकी है उदाहरण विधि। तो सिंपल सी बात है कि बच्चों को आप उदाहरण देकर के समझाओगे। इसमें किसी कठिन या गूढ़ तथ्य, घटना, वस्तु को सामग्री, प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? उदाहरण विधि कहलाता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
अगली आती है आपकी खेल विधि। खेल विधि, तो खेल क्या होती है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने मूल रूप में व्यक्त करता है। तो मतलब कहने का यह है, अगर आपको कुछ चीजें समझनी है बच्चे के बारे में, तो आप खेल के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे खेल के माध्यम से कुछ नैतिक चीजें होती है, जैसे बेईमानी है, ईमानदारी है, वो खेल के माध्यम से समझ में आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो खेल विधि भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इससे होता क्या है भाई, इससे कई सारी चीजें होती हैं। बच्चे में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, मैंने आपको बताया, नैतिकता, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है। और कई सारी चीजों का विकास भी इसमें होता है, शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास भी इसी खेल विधि के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें शिक्षण में इसके महत्व को फ्रीबेल ने सबसे पहले रेखांकित किया था। फ्रीबेल है, इसको हम फ्रॉबेल भी कह देते हैं, फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रॉबेल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है वो है आपकी प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या है, इसमें बच्चों को प्रयोग करके सिखाया जाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इसका आधार जो होता है वो वैज्ञानिकता व तार्किकता होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छात्र सक्रिय एवं एकाग्र बने रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली है वाद विवाद प्रविधि। वाद विवाद तो आपको समझ में, आप समझ ही गए होंगे, जिससे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक आतंकवाद आपका एक टॉपिक है और बच्चों से कहा जाए कि इसमें अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए, पक्ष में और विपक्ष में। तो इस तरीके से बच्चे अपने विचार स्पष्ट करते हैं और वाद विवाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला प्रविधि क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से बच्चों के लिए वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया जाता है। वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझ लो। कार्यशाला वह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय होकर अपने समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय प्रतिभाग करता है, तो उसका जो ज्ञान प्राप्त होगा स्थायी, विश्वसनीय और उपयोगी होता है। ध्यान रखना। ठीक है, अगली जो प्रविधि है वो है आपकी भ्रमण प्रविधि। भ्रमण से आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों को कहीं भ्रमण के लिए ले आ सकते हो आप। इसका मुख्य रूप से प्रयोग आपका सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण विषय में इसका किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, और इसमें आपने शिक्षण प्रविधियों के बारे में सीखा, और जो कि इसमें से आपके एग्जाम में कोई भी प्रविधि पूछी जा सकती है। देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, न्यू मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। अभी ये जो हमने शिक्षण प्रविधि पढ़ी थी, ये तो आपकी पुरानी हो गई है। ठीक है, काफी टाइम चली आ रही है। अब कुछ नवीन विधाएं या कुछ उपागम आपके लिए कुछ नए बनाए गए सरकार के द्वारा, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो है आपका है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, फिर है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, फिर है रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण, फिर है सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और बहुस्तरीय शिक्षण। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ क्या है, सिंपल सी बात है, सभी लोगों को पता होगा। इसमें जो शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है वो बालक होता है। अगर हम बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उसे हम क्या कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण कहेंगे। और कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसके बारे में। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे शिक्षक केंद्र बिंदु होता था, यहाँ पे बालक केंद्र बिंदु होता है शिक्षा के लिए। ठीक है, शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता था, इसमें बालक की स्वायत्तता, स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण होता था, यहाँ पे सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, निष्क्रिय भाव से अधिगम, इसमें क्या होता था, निष्क्रिय भाव से अधिगम होता था, मतलब केवल शिक्षक सक्रिय है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उसकी कोई परवाह नहीं। यहाँ पे क्या होता है, विद्यार्थी की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो होता है, ये जो शिक्षण था चार दीवारी के अंदर होता था, लेकिन यहाँ पर अब शिक्षण की परिभाषा बदल दी गई है, मतलब विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना या चार दीवारी के बाहर भी सीखना। अब तो कई सारी गतिविधियां भी हो गई, बच्चों को खेलने के लिए या कहीं भ्रमण के लिए दिया जाता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की रुचियों का, क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें बच्चों की रुचियों, क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महत्व आप एक बार देख ही लोगे। ठीक है, महत्व सबके कॉमन ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे,
इसमें क्या होता है, बच्चों को गतिविधियां, अधिक से अधिक गतिविधियां कराई जाती है जिससे कि बच्चों को सीखने में रुचि बनी रहे, ठीक है, बच्चों को तार्किक रूप से समझ में आ जाए। तो ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं ये। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आ जाता है आपका रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। इसमें क्या होता है, देखो ये जो शिक्षण है आपका, इसमें बच्चों को प्रत्यक्ष ढंग से कुछ नहीं सिखाया जाता, वरन उसमें ऐसी रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है कि बच्चा स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। बच्चे के अंदर ऐसी रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न की जाए कि बच्चा स्वयं सीखे, स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रुचिपूर्ण या आनंददायी। मतलब खुद ही आनंद ले रहा है, खुद ही रुचि ले रहा है उसको सीखने में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है। जैसे बच्चे के लिए कोई भी आप प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, बच्चा खुद ही उस पर रिसर्च करेगा, खुद ही आप उस चीज को खोजेगा, खुद ही सीखेगा उस चीज के बारे में, ठीक है। आगे अगला आपका आता है सहभागी शिक्षण। देखो सहभागी शिक्षण क्या है, तो इसमें क्या होता है, देखो सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है शिक्षक व शिक्षार्थी की सहभागिता। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण तल्लीनता से शिक्षण कार्य कर रहा है। वह छात्रों से प्रश्न पूछकर श्याम पट्ट पर लेखन करवाकर पाठ को पढ़वाकर प्रश्न पोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सहभागी शिक्षण कहलाएगा, ठीक है। शिक्षक अगर प्रश्न पूछ रहा है और छात्र उत्तर दे रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, सहभागी शिक्षण कहेंगे। तो इस तरीके से जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता बनी रहती है, उसको हम सहभागी शिक्षण कहते हैं। अगला जो है वो है आपका दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण, देखो ये शिक्षण इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं इफिशियंसी बेस्ड टीचिंग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा का युग है, और यहाँ पर बच्चों के अंदर ये शिक्षण के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि उसके अंदर कई सारी दक्षताओं को वो विकसित कर सके। तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। और दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए, ठीक है। और दक्षता कैसे उत्पन्न होगी, जब बच्चा उसका बार बार रिवीजन करेगा, बार बार उसको सीखेगा, समझेगा और इस तरीके से सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, दक्षता आधारित शिक्षण कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मास्टरी लर्निंग भी कहते हैं, या इसको हम ऑप्टिमम लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम लर्निंग का मतलब यह है कि भाई अब बच्चा उसमें दक्ष हो चुका है, उससे कभी भी कोई प्रश्न किया जाए, कभी भी उससे ये कहा जाए कि आप इस चीज को बताओ, तो वो तुरंत बता दे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका दक्षता आधारित शिक्षण। अगर हम गतिविधि देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, कक्षा 1 को आप जो शिक्षक कक्षा 1 के बच्चों को 1 से 50 तक की गिनती सिखाना चाहते हैं, तो उसमें कई प्रकार के क्रियाकलापों और टीएलएम व अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चों के अंदर कौन कौन सी दक्षताएं विकसित होंगी, संख्याओं की धारणा, संख्याओं की पहचान, संख्याओं को लिखना, संख्याओं को लिखने का एक निश्चित क्रम यहाँ से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज आपकी हो गई। अब जैसे भाषा की कुछ 4 दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, से वो पढ़ी सभी आपको पता ही होगा। तो इस अगला देखिए है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ये तो बहुत कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत आसान है। देखो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यह है, एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है शिक्षण में या किसी चीज को सीखने में या अधिगम में, तो हम उसकी जो है कमियों का पता लगाते हैं, भाई कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, समस्याओं का पता लगाना, ये निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। समस्याओं का पता लगाना और समस्याओं को दूर करना कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण में। इतना समझ लीजिए, समस्याओं को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण, समस्याओं को पता लगाना निदानात्मक शिक्षण, ठीक है। यहां से देख सकते हो अर्थ, यहां से देख सकते हो कि इसका अर्थ का मतलब क्या होता है। उपचारात्मक शब्द जो लिया गया है वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है, और चिकित्सा शास्त्र का मतलब यही होता है भाई रोग के कारणों का पता लगा करके उसका समुचित चिकित्सा करना है, उसको दूर करना, सिंपल सी बात है। यही क्या करता है शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में करता है कि बच्चों की समस्या का पता लगाता है कि भाई बच्चे कौन सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, फिर उसकी कठिनाइयों को दूर करता है, त्रुटियों को दूर करता है,
ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा की उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं और अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे कि उनकी विशिष्ट कठिनाइयों, दुर्बलताओं, बुरी आदतों, नकारात्मक मनोवृत्तियों दूर करने के, सीखने के दुष्प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, तो यही लिखा जो मैंने आपको समझाया है कि इसका मतलब यह है कि दुर्बलताओं, कमियों को दूर पता लगा करके उसको दूर करना, ठीक है। और दूर कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर एक शिक्षण विधि बनाई जाएगी, या जो भी वो लोग करें, मतलब कि फाइनली इसका मतलब यही होगा कि जो भी उसके बच्चों के अंदर जो कठिनाइयां होती हैं, दुर्बलताएं होती है, बुरी आदतें होती हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, उन सभी को दूर करना। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका बहुस्तरीय शिक्षण। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए बस। इसका मतलब ये होता है, आपको पता है कि कक्षा जो होती है, तो कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो उनका स्तर अलग अलग होता है, वो अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। सभी बच्चे एक ही गति से तो नहीं सीख सकते। कोई बच्चे पढ़ने में सही होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो उनका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है सीखने का, या उनकी जो गति होती है वो कक्षा में अलग अलग होती है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जब एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उसके स्तर के आधार पर समूह में बांट देता है, ठीक है। और समूह में बांट करके जब वो शिक्षण कार्य करता है तो उसी को हम कहते हैं बहुस्तरीय शिक्षण। जैसे किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम, धीमी गति सीखने वाले बच्चे हैं, तो उन्हें क्रमशः कठिन, मध्यम व सरल प्रश्न दे करके शिक्षण कराना, ठीक है, क्या कहलाता है, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की उपलब्धि स्तर का निर्धारण ABCD ग्रेड देकर के किया जाता है। समझ में आ गया होगा, जो भी संकल्पना है इसकी समझ गए होंगे आप। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुखता किसे दी जाती है। तो इसमें प्रमुखता दी जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था, बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि का संबंध है, चिंतन से, वार्तालाप से, अक्षरकूट से, कदम ताल से। तो यहाँ पे होगा अक्षरकूट से, ठीक है। इसमें आपका शारीरिक और मानसिक गतिविधि दोनों इसमें जुड़ी रहती है। अगर देखिए यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया था आपका, वैसे तो ये 1991-92 में प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखना, लेकिन बाकी ऑप्शन तो अगर इसके नियर बाई देखा जाए तो 1994 है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बस इसका एक वीडियो और होगा, 1 से 2 वीडियो और होंगे, फिर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसका बार बार रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, और इसके कुछ जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसके आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप जब तक एग्जाम होगा तब तक आप इसका 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये खत्म होगा बाल विकास और ये टॉपिक आपका खत्म होगा, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लोगों को जोड़िए, और भी जो लोग हैं उन्हें बताइए, ठीक है। बाकी इस पर भी मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, मैथ्स स्टार्ट हो गई है, बाल विकास चल ही रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम जब बाल विकास खत्म हो जाएगा तो हम एक टॉपिक और ले लेंगे और उठा लेंगे, जो भी आप कहोगे साइंस पढ़ा देंगे, या जो भी आपका है रीजनिंग है या कंप्यूटर है वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या स्टार्ट करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।